आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाए और अपने लाइफ स्टाइल को तब्दील और बेहतर करे। हर छोटे बड़े की ज़िंदगी में ख्वाहिश होती है कि कुछ कर जाए, क्योंकि आइंदा ज़िंदगी बहुत तेज़ है। अगर हम अभी से मेहनत नहीं करेंगे तो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी फैमिली के साथ अच्छे से गुजारे और खुश रहें। ऐसी ही आज की हमारी मेहमान एंकरिंग की दुनिया का ताबिंदा सितारा सबरीना अहमद है। जिन्होंने बहुत कम अरसे में एंकरिंग की दुनिया में मुख्तलिफ इवेंट्स के ज़रिए अपनी एक अलग शिनाख्त बनाई है। इनकी जुस्तजू, मेहनत और लगन ने न जाने कितने इवेंट्स में रंग बिखेरा और उनको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया है। I'm Sabrina, your host for today's evening, and I'm going to see to it that everyone sitting over here. इनके शोज़ में इनके सुनने और देखने वालों की भीड़ इस बात का एहसास दिलाती है कि इनको लोग कितना पसंद करते हैं और इन्हें कितना चाहते हैं। सबरीना अहमद की दूसरी इनफरादियत यह है कि वो आईटी इंजीनियरिंग और एमबीए मार्केटिंग की तालीम हासिल करने के बाद मार्केटिंग शोबे से वाबस्ता हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं सबरीना अहमद से और जानते हैं इनकी ज़िंदगी और कैरियर की दास्तान खुद इनकी ज़ुबानी। How are you doing this Saturday evening? Awesome. Now I see some energy in the air. आपका बहुत बहुत खैर मकदम किया था हमारे इस प्रोग्राम में हैदराबादी सितारे में। बहुत बहुत शुक्रिया जानी जी, जो आपने मुझे बुलाया। मैं सियासत टीवी का भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे याद किया। एंड सारे व्यूअर्स को मैं नमस्कार और आदाब बोलना चाहती हूँ। और मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मैं हैदराबादी सितारे पे आज आई हूँ। और मैं फिर से रिपीट करना चाह रही हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। आप जानी जी, जो आपने मुझे याद किया, तो अब देखते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं अपना जो एक्सपीरियंसेस है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल, बेशक। वैसे आपने जहाँ पर जिक्र किया कि देर आए दुरुस्त आए, देखिए हर चीज़ का वक्त होता है, वो हिसाब से आप बराबर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, शुरुआत आपके बचपन से मैं करना चाहूँगा। किस तरह था आपका बचपन और क्या आम लोगों की तरह आपका बचपन रहा या कुछ अदर क्वालिटीज़ आप में थी, वो हमें ज़रूर बताइए। जी, मेरा स्कूलिंग जो था वो बहुत ही आम बच्चों की तरह ही था। लेकिन जैसे हम आर्टिस्ट लोग रहते हैं तो बचपन से ही पालने में ही पता चल जाता है कि हमारे पर कैसे निकलने वाले हैं। तो मैं स्कूलिंग में ही बहुत ही स्टेज पे एक्टिव थी। आई वाज वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन एलोक्यूशंस, रेसिटेशंस, डांस, सिंगिंग। कुछ भी जो स्टेज पे करना होता तो मैं खड़ी हो जाती। क्या बात। और मेरी खुशनसीबी थी कि मैं अपने टीचर्स की और प्रिंसिपल की बहुत फेवरेट थी। अच्छा। तो वो लोग मुझे ही आगे करते थे हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करने में। और मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ जो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं मेरे बारे में। बिल्कुल। सब मुझे एंकर MC सबरीना के नाम से जानते हैं, लेकिन जो मुझे स्कूलिंग से जानते हैं वो मुझे डांसिंग डॉल के नाम से जानते थे। कि अच्छा। मैं बहुत ही छोटी उम्र में मुझे डांसिंग का बहुत शौक़ था। और मैं 7th 8th स्टैंडर्ड में 9th 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को डांस सिखाती थी। अरे वाह, क्या जी, बात है। जी, कोरियोग्राफ करती थी। अच्छा। बहुत कम लोग जानते हैं। आई थिंक सियासत टीवी के थ्रू ये पहली बार कोई और जानेंगे ये एक सीक्रेट मेरे बारे में। नहीं, तो हाँ। मैं समझता हूँ कि ये जो सीक्रेट आपने रखा है हमारे जो इवेंट इंडस्ट्री से है
वो लोग जान लेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम एज ए कोरियोग्राफर भी आपको इनवाइट करेंगे। हाँ। इसी वजह से आपने ये सारी चीज़ें ढांप के रखी थी। जी जी, एक्चुअली मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि मैं चीज़ों को डाइल्यूट नहीं करना चाहती। अच्छा। तो मेरा आई एम फोकस्ड ऑन एंकरिंग, तो मैं कोई और हुनर वहाँ पे ढाप के ही रखूँगी क्योंकि इवेंट मैनेजर्स तो फिर मुझे सब कुछ कराएंगे स्टेज पे। चलिए, वही पेमेंट में सारी चीज़ें आपको करनी होगी। आपको पता है, आपको नहीं पता होगा तो फिर किसको पता होगा जानी जी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, लेकिन जब आपने बताया कि स्कूल के पीरियड से ही आप ये कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा अलर्ट रही, बहुत ज़्यादा, तो वो कौन सी उम्र रही होगी जो पहली मर्तबा आपने स्टेज संभाला और सारे लोगों को डराया होगा, धमकाया होगा, या फिर अपने अच्छे अंदाज में लोगों तक वो बात पहुंचाई होगी? अगर मुझे ठीक तरीके से याद है तो मे बी इट वाज 5th या 6th स्टैंडर्ड। अच्छा जी, तो जब असेंबली होती है हर स्कूल में, तो असेंबली में हमें खड़ा होना पड़ता था और जो बेस्ट एलोक्यूशन या रेसिटेशन का है वो हमें बोलना पड़ता था। तो तब मेरे टीचर्स मुझे याद दिलाते हैं अभी तक भी, जो ओल्ड टीचर्स है, कि तब मैं स्टेज पे जाती थी और पहले बोलती थी, एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज। अरे वाह जो दूसरे बच्चे नहीं करते नहीं थे, करते, अच्छा। सब बोलते थे 1 2 3 गो, और वो लोग अपना बोलना शुरू करते थे। लेकिन मैं जाती थी स्टेज पे तो मैं बोलती, प्लीज़ कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले से था मुझ में, कि स्टेज पे जाकर अपना प्रेजेंस फील कराना। तो या आई थिंक आई एम इन द राइट डायरेक्शन, राइट प्रोफेशन। ओके। अच्छा सबरीना, हर इंसान का एक ख्वाब होता है जी, कि कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो लेकिन आपने ये इस फील्ड को क्यों अपनाया? इसकी कोई अहम वजह? बचपन से तो मैं एक बिजनेस वूमन बनना चाहती थी। अच्छा। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, वो मेरा सपना था। और लेकिन अगर आप एंकरिंग की बात करें तो मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, मुफख्खम जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज से आईटी इंजीनियरिंग कर रही थी। तो तब एक वाक़या बोलती हूँ मैं, कि मैं एक मॉल में गई थी। अच्छा। जैसे सब लोग जाते हैं, वहाँ पर कुछ 1-2 लड़कियाँ गेम्स खिला रही थी सबको माइक पे बोल के। ओके। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ, किसी लड़की की तबीयत ख़राब हो गई। अच्छा। तो वो जो इवेंट मैनेजर थे वो मुझे जानते थे पहले से, बहुत ही पुरानी बात है ये। जी जी। तो उन्होंने बोला कि तुम स्कूल में बहुत बातें करती हो। अच्छा। तो अच्छा। तुम 1-2 घंटे बाकी थे, 4 बज रहे थे, वो इवेंट 6 बजे ख़त्म हो जाने वाला था, और वो लड़की की तबीयत ख़राब हो गई। तो उन्होंने बोला, तुम देख रही हो ना, ये गेम्स ऐसे ही खिलाना है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने खिलाया एंड मुझे बहुत मज़ा आया। अच्छा। बहुत ज़्यादा, प्रसाद में था वो। अच्छा। हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत मज़ा आया मुझे। फिर उसके बाद जाते समय उसने मुझे 1000 रुपये हाथ में थमाए। अच्छा। तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था कि मुझे नहीं पता था कि बातों के पैसे मिलते हैं। अच्छा। तब से मेरा इंटरेस्ट था कि यू कैन यूज़ योर वॉइस, और आप अपना हुनर इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, और ये प्रोफेशन है, लोग कर रहे हैं। नहीं तो हम सिर्फ टीवी पे देखते थे, ये ऑफ द रिकॉर्ड हमें नहीं पता था। तो उस चीज़ के बाद दैट वाज द डे, एंड टुडे इज़ द डे कि मैं कभी स्टेज या माइक छोड़ना नहीं चाहती। यानी आप मुसलसिल लफ्ज़ों का जाल बुनती रहती हैं और लफ्ज़ों से खेलती रहती हैं। और वैसे भी देखिए सबरीना जी, जो एंकरिंग होती है वो लफ्ज़ों का फेर होता है। जी, जितनी वोकैबुलरी होती है, वही जो ज़्यादा बातूनी होता है, वही एक अच्छा एंकर होता है। तो क्या आप में बचपन से वही क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से आप एंकरिंग से जुड़ पाई? आपको कोई शक है कि मैं बातूनी नहीं हूँ? नहीं बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अल्लाह का शुक्र ये है कि आप मुझे बात करने दे रही हैं। कुछ ऐसे आर्टिस्ट यहाँ पर आते हैं जो मैं सवाल एक करता हूँ, 10 जवाब दे जाते हैं, तो उसके बाद में मुझे ब्रेक के लिए कहना पड़ता है। ये भी मैंने सीखा है। पहले मैं भी ऐसी थी। अच्छा। मैं किसी को बात करने नहीं देती। अभी भी अगर आप मेरे फैमिली से बात करेंगे या मेरे क्लोज फ्रेंड से बात करेंगे, वो लोग बोलेंगे
ये सबरीना जब रहती है आसपास वो किसी को बात करने नहीं देती। तो हाँ, ये टाइटल मेरे पास पहले से ही है। अच्छा, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं। अच्छा सबरीना, इतने बदलते माहौल में एक एंकर के लिए सेटिस्फैक्शन हासिल करना या अपना बेस्ट दे पाना, आपने जो दिया है या किया है, आप अपने तजुर्बे से बताइए हमें। एंकरिंग, जैसे मैंने बोला कि एक्सीडेंट था मेरे लिए कि मुझे पता चला कि एंकरिंग जैसी एक फील्ड होती है, लेकिन जितना मैं एंकरिंग करती गई मेरी मोहब्बत एंकरिंग के लिए बढ़ती गई। पहले मैं सिर्फ मॉल इवेंट्स करती थी, मुझे नहीं पता था कि कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, क्योंकि मॉल से स्टार्ट हुआ और मैं बहुत ही, आप जैसे जान चुके हैं कि मैं बहुत बातूनी हूँ और आई लव टॉकिंग टू पीपल और उनके साथ बातें करना, उनके बारे में और जानना मुझे बहुत पसंद है। उस क्वालिटी के वजह से मॉल इवेंट्स एक ऐसी चीज़ है जिस सारा दिन आपको करना पड़ता है, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। अलग अलग लोगों से मिलना, उनके बारे में पूछना, उनको एक्टिविटीज़ कराना, तो वो मैं करती थी एक साल। उसमें मुझे मज़ा आने लगा। फिर इवेंट मैनेजर्स ने रियलाइज़ किया कि शायद उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो पर्सोना है, पर्सनालिटी है, वो बड़े स्टेज पे भी अच्छा लगेगा। मुझे पता भी नहीं था, उन्होंने मुझे चांस दिया। हैदराबाद इवेंट इंडस्ट्री इज़ बीन वेरी काइंड टू मी। वो लोग ने काफ़ी मुझे मौका दिया जिसके वजह से मैं एक कॉर्पोरेट एंकर बन पाई। उसके बाद मैंने 1-2 कॉर्पोरेट इवेंट्स किए जिसमें मुझे पता चला कि सिर्फ बातें करना काफ़ी नहीं, आपको अपने आप को पॉलिश करना होता है, आपके लैंग्वेज को, आपके डिक्शन, आपकी पर्सनालिटी, आपका बॉडी लैंग्वेज, इतने सारे ट्रायड्स रहते हैं एक कॉर्पोरेट एंकर बनने में। वो मुझे धीरे धीरे पता चला। एक छोटी सी चीज़ कि हर सेंटेंस के बीच में कितना पॉज देना चाहिए, हर वर्ड के बीच में कितना पॉज देना चाहिए, हर चीज़ वो चीज़ सीखते सीखते और अपने आप को एक बेहतर एंकर बनाने की चाह थी मुझ में। उसके वजह से मुझे मौके भी मिलते गए और मुझे अपने आप को, जब मैं वीडियोस या फ़ोटोज़ में देखती थी और रिएक्शन देखती थी क्राउड का और ऑडियंस का, तो मुझे पता चला नहीं, मैं सही कर रही हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ, मुझे थोड़ा बेहतर करना होगा। तो वो एक फीलिंग की वजह से ही मैंने एंकरिंग को नहीं छोड़ा। मैंने एंकरिंग, इवन दो मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड IT इंजीनियरिंग था और मैं एक डिसेंट स्टूडेंट थी, प्लेसमेंट्स वगैरह में आई वॉज प्लेस्ड इन फ्यू कंपनीज ऑल्सो, लेकिन एक डिसीजन मेकिंग था वो मेरे लिए कि मैं एक कॉर्पोरेट जॉब करूँगी या मैं एंकरिंग की तरफ जाऊँगी। तो मैंने एंकरिंग चुना। तब बहुत बहस भी हुई थी घर में, ऑब्वियसली पढ़ाई लिखाई की है इतनी, बट मैंने ये बोला कि एजुकेशन कहीं जाने वाला है नहीं, वो मैंने हासिल कर लिया, मैंने डिग्री हासिल की है, लेकिन ये एंकरिंग मेरा पैशन है। तो आप मुझे मौका दीजिए, अगर मैं कुछ ना बन पाई तो मैं अपने एजुकेशन को परस्यू कर लूँगी, मेरे करियर को परस्यू कर लूँगी। तो अब वो दिन है, फिर गाड़ी चलती गई। नहीं, एक बात है सबरीना कि जैसा आपने बताया कि वो आपके 1000 रुपये ही थे जो आपको एंकरिंग चूज करने का बेहतरीन मौका फराहम किया। बिल्कुल, क्योंकि आदमी को जब तक के लालच ना हो वो कुछ नहीं कर पाएगा जी। तो आप क्या कहती हैं, वाकई ये सही है या गलत है? लालच तो नहीं, लेकिन जीने के लिए पैसों की ज़रूरत तो पड़ती है। अच्छा। तो बस एक इंसान को काम नहीं लगता अगर वो पैशनेट हो उसके लिए। अगर आप कोई चीज़ के ऊपर पैशनेट हो और आप वो फॉलो कर रहे हो, पैसा आपके पीछे आएगा ही आएगा। मैं वो बहुत बिलीव करती हूँ कि आप वही काम करना चाहिए जो आपको बहुत बेइंतहा पसंद हो। अगर आप वो कर पाए और यू स्टिक टू इट, आप वो करते ही जाए, अपने आप को बेहतर करते हुए, प्रूव करते हुए करते जाए, तो पैसा आपके साथ चलेगा, आएगा आपके पास। नहीं, बिल्कुल, बेशक। लेकिन पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। वो तो है। नहीं, लेकिन एक बात है कि देखिए, जिस तरह आपने बताया, कोई भी काम जब आप करते हैं तो इसको एंजॉय करते हुए करें तो काम नहीं रहेगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा कोई भी चीज़। जैसा आपने एंकरिंग चूज़ की, तो अभी मैं अगला सवाल जोड़ना ये चाहूँगा कि कामयाब होने के लिए आपकी नज़र में किन बातों का होना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? एक तो आप ऑनेस्ट, यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर वर्क। प्रोफेशनलिज्म बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लोग सोचते हैं जब एंटरटेनमेंट या इवेंट्स या कुछ एंकरिंग होता है तो प्रोफेशनल रहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो बहुत ही गलत थॉट प्रोसेस है। यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल अगर आप कोई चीज़ में सक्सेस होना चाहिए। और अपने आप को बेहतर करने की चाह, ये 3 चीज़ें अगर आप में हैं, हुनर के साथ जो आपके अंदर रहता है, हुनर एकदम नहीं आता, एक छोटा सा सीड रहता है आपके अंदर जिसको आपको नर्चर करना पड़ता है, तो वो अगर आप में है तो ये 3 चीज़ अगर आप उसमें मिला ले और अपने हुनर के साथ साथ, आई थिंक सक्सेस विल जस्ट फॉल इन योर लैप। ये बताइए कि जिस वक्त आपने एंकरिंग की शुरुआत की, वो कौन से फेवरेट एंकर रहे होंगे जिसका आप जिक्र करना चाहेंगी? मेरे एक बहुत ही फेवरेट एंकर है, उनका नाम है मनीष पॉल। अच्छा। मनीष पॉल एक मुंबई के बहुत ही जाने माने एंकर है जो फिल्म फेयर वगैरह करते हैं। मैं उनके एंकरिंग की कायल हूँ। अच्छा। क्योंकि वो अपने बातों से, अपने तौर तरीके से इतना लोगों को मगन कर लेते हैं कि लोग भूल जाते हैं कि वो कहाँ हैं। वो सिर्फ इतना एंजॉय करते हैं उनके बातों को। यू नो, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे में वो हुनर आए। अभी दिल्ली दूर है, अभी मुझे अपने आप पे बहुत मेहनत करना है, लेकिन एंकरिंग पर से मुझे मनीष पॉल मेरा फेवरेट एंकर है ऑल टाइम। नहीं, बिल्कुल सबरीना, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, बट एक सवाल यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा कि आपने बताया कि भाई लोग जुड़े हुए रहें जी। तो जो एंकर होता है वो प्रोग्राम की जान होता है जी। वो जो भी करता है लोग उसके साथ करते हैं। तो आप मनीष पॉल हो या सबरीना अहमद हो, काम तो वही कर रही हैं आप। देखिए, आपको हमने भी देखा है बहुत सारे इवेंट्स में आप लोगों को जोड़ के रखती हैं, तो फिर आप अपने आप को कमतर क्यों समझती हैं? कमतर नहीं, उनका देखिए जो अच्छी चीज़ें होती है किसी में, वो चीज़ हुनर सीखने की चाह है, रहना चाहिए किसी में। आप अपने आप को सिर्फ बेस्ट बोलते जाओगे तो फिर आप सीख नहीं पाओगे। नहीं, एक यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा। देखिए, उनको बड़ा प्लेटफॉर्म मिला जी, तभी तो बहुत सारी चीज़ें वो शेयर कर रहे हैं जी। अब आपको छोटा प्लेटफॉर्म मिलता है, यहाँ के कॉर्पोरेट जो भी इवेंट होते हैं जी, वो उनकी ऑडियंस कम होती है, वहाँ की ऑडियंस ज़्यादा होती है। जी। जब ऑडियंस बढ़ जाए तो आपका हुनर निखरता है जी। और कुछ बोलने के लिए रहता है, जी। तभी वो चीज़ें अच्छी भी दिखती हैं। चलिए, आपने तारीफ की तो आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई डू बिलीव इन माई सेल्फ। नहीं, बिल्कुल, मैं ये इस चीज़ को तो आपको कहना चाहूँगा कि वाकई जो है आप बहुत अच्छा करती हैं। थैंक यू। ऐसा कुछ भी थैंक यू नो सो मच। प्रॉब्लम। अच्छा, वैसे आपने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं सबरीना, लेकिन कोई ख़ास इवेंट जो आपके लिए यादगार साबित हुआ हो, उस बारे में आप अगर इस शो के ज़रिए बताना चाहती हैं? आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैंने बहुत अच्छे इवेंट्स किए हैं लास्ट 11 ईयर्स में, 11-12 ईयर्स में मैंने हर जॉनर के इवेंट्स किए, चाहे वो फैशन शोज़ हो या प्रेस लॉन्च हो या बड़े कॉर्पोरेट्स के इवेंट्स हो, स्पोर्ट्स इवेंट्स, किड्स इवेंट्स। लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट इवेंट्स जो थे वो मैंने रामोजी फिल्म सिटी में मैंने इनफैक्ट हमारी भी मुलाकात वहीं पे हुई थी। तो रामोजी फिल्म सिटी में मैंने जितने इवेंट्स किए वो बहुत यादगार रहे मेरे लिए। एक मैंने किया था विंटर कार्निवल। अच्छा, जी हाँ, बिल्कुल। तो जो एक 15 दिन का इवेंट था जिसमें कारुण्या थे, सिंगर थे, भार्गवी थे और मालविका थे, तो उनसे भी अच्छी दोस्ती मेरी हुई थी। हालांकि बड़े बड़े स्टार्स से मैंने काम किया है, लेकिन उनके साथ मैंने इतना एंजॉय किया था वो 10-12 दिन, नाच गाना, बहुत मज़ा आया। एंड देन फॉलो टू न्यू ईयर्स। तो वो जो पूरा 2 हफ्ते मुझे लगा ही नहीं मैं काम कर रही हूँ। क्या बात? मैं वेट कर रही थी कि नेक्स्ट दिन मैं कब जाऊँ और मैं कब बी अ पार्ट ऑफ दैट इवेंट, क्योंकि मुझे खुद इतना मज़ा आ रहा था कि वो चीज़ मेरे चेहरे से भी झलक रही थी और वो मेरे एंकरिंग से भी झलक रही थी कि मैं कितना एंजॉय कर रही थी। तो वो एक इवेंट मुझे याद रहेगा। और 2 और इवेंट्स बिकॉज ऑफ द स्टार, बिकॉज आई वाज स्टार स्ट्रक। एक जो मैंने सचिन तेंदुलकर के साथ किया था, कोको कोला का इवेंट, जिसमें आप जैसा मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मुझे मौका मिला उनका इंटरव्यू लेने को, अच्छा। 1-2 क्वेश्चंस पूछने को। वो चीज़ मेरे
दिमाग में रह जाएगी, बिकॉज़ वो इंसान भी बहुत प्यारे हैं। और जब विराट कोहली आए थे अच्छा। एक मॉल में, फोरम मॉल में कोई स्टोर का लॉन्च करने के लिए, तो जब उनको हम करीब से देखते हैं और वो जो लोग का पागलपन देखते हैं उनके लिए, तो हमें वो एनर्जी महसूस होती है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम किस मुकाम पे खड़े हैं। तो ये इवेंट्स कुछ मेरे दिमाग में ऐसे ऊपर ऊपर आ रहे हैं, बट गवर्नमेंट मैंने इवेंट्स काफ़ी किए हैं। तो बायोडाइवर्सिटी आया था हैदराबाद में, अगर आप को याद हो, तो आई वॉज अ पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी का जापानीज़ लोगों के लिए मैंने एक इवेंट एंकर किया था। वो भी मुझे याद रहेगा बिकॉज़ वो प्लेटफॉर्म बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का था। तो ये इवेंट्स थोड़े हैं जो मुझे मेरी सारी ज़िंदगी याद रहेंगे मुझे। बेशक। अच्छा, ये बताइए सबरीना कि लाइफ में मशहूर होना कितना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल नहीं है। मशहूर होना ये मेरा पर्सनल व्यू है कि मशहूर होना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जितने लोग जानते हैं उनके बीच में आपका नाम बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो आई थिंक मशहूर जो लोग आपको जानते हैं वो उनके जहन में आप बस जाना चाहिए, लेकिन जो आपको नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, उनके सामने मशहूर होना मुझे थोड़ा सा आई एम नॉट दैट अ फैन ऑफ बीइंग वेरी पॉपुलर। मैं ऐसी हूँ, मुझे पॉपुलैरिटी में उतना इंटरेस्ट नहीं है। मेरे में ये है कि जो इवेंट मैनेजर्स है, जो आर्टिस्ट्स है, जो कॉर्पोरेट्स के साथ मैं काम करती हूँ, वो मुझे ना भूले। अच्छा। जब मैं उनके साथ काम करूँ वो मुझे याद रखे, और सालों के बाद भी जब मैं मिलूँ तो मुझे ये आप MC सबरीना है जो आपने ये इवेंट किया था वो दिन, और आपने बहुत ही बढ़िया काम किया था, ये सुनने के लिए मैं काम करती। नहीं, लेकिन सबरीना, जब तक कि आपका नाम नहीं होगा जी, तो अदर जितने इवेंट्स हैं जी, वो आपको थोड़ा सा कम मिलेंगे। देखिए, जब आपका काम दिखेगा, जब आपका नाम होगा, तभी तो आपको काम बहुत ज़्यादा मिलेगा। एक्चुअली जिस तरह देखिए, आपने मनीष पॉल का नाम लिया, जी, वैसे जी। जितने पॉपुलर एंकर पॉपुलर होने की वजह से आप उनका नाम ले रही हैं, उनका जिक्र कर रही हैं, तो जी, फिर जी। आप अपने आप को क्यों छुपा के रख रही हैं कि भाई ये सबरीना सिर्फ उन्हीं लोगों तक महदूद रहेगी जो लोग जानते हैं और कोई नहीं जानना मैं चाहिए? आपको आज रीज़न भी बोल देती हूँ क्यों। अच्छा। क्योंकि मैं एक ऐसी फीमेल हूँ जो पसंद करती हूँ अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए। अच्छा। और मुझे पता है कोई लोग, मैं आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट देम, वो उनके लिए वर्कआउट करता है, लेकिन वो लोग मशहूर बनने में इतना मगन हो जाते हैं कि अपनी जो पर्सनल लाइफ को मिस कर देते हैं। मुझे पता है कि कितना आपको टाइम देना पड़ेगा वहाँ अच्छा। पे मशहूर होने के लिए, अच्छा। आपको मिलना पड़ेगा लोगों से, काफ़ी फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, वो मैं ज़्यादा नहीं कर सकूँगी। अच्छा। क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी मेरी प्रोफेशनल लाइफ। तो वो बैलेंस रखने के लिए ये फॉर्मूला मेरे लिए परफेक्ट है। चलिए, ये तो आपकी पर्सनल राय थी जी। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको रोकेंगे जी। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की मशहूर एंकर सबरीना अहमद से। ब्रेक से पहले आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम तक शेयर की और आपके जो थॉट्स है और आप किस तरह अपनी लाइफ को बैलेंस करके चल रही हैं। तो अभी आपकी लाइफ से जुड़ता हुआ एक सवाल मैं करना चाहूँगा, वो ये कि ज़िंदगी में हम सफ़र की बड़ी अहमियत होती है
इस बारे में आपकी क्या राय है? मेरी ये राय है कि वो बिल्कुल सही आपने कहा कि हमसफ़र ही है जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। लेकिन मेरे नानी कहते थे कि शादी एक दूसरा जन्म होता अच्छा। है। जैसे पैदा होना एक होता है, शादी के बाद जो ज़िंदगी होती है आपकी, वो एक अलग ज़िंदगी होती है। जैसे आपने सिर्फ पैदा हुए, आपकी ज़िंदगी शुरू हुई, तो हमसफ़र अगर सही हो, जो आपको समझ पाए, जो आपको एक एनकरेजमेंट दे पाए आपके सपनों की ओर या आपके करियर की ओर, उससे आपकी सारी ज़िंदगी संवर जाती है, बहुत इनफैक्ट बेहतर हो जाती है। तो मैं वो एंजॉय कर रही हूँ अभी। माशाल्लाह। जी। वैसे हमारे नाजरीन को आप ज़रूर बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके हम सफ़र के बारे में, क्योंकि जो लोग नहीं जानते उनके लिए देखिए, एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन एक कामयाब औरत के पीछे किसका हाथ है वो आप ज़रूर शेयर करें। हाथ तो नहीं है, पूरे के पूरे है। लेकिन कहावत है ना, तो वो जी। हिसाब से तो आपके हस्बैंड आपके लिए कितना सपोर्टिव रहते हैं? नहीं, आपके अल्हम्दुलिल्लाह, ससुराल वाले, उस बारे में ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं। जो भी मैं यहाँ बैठी हूँ आपके साथ बात कर रही हूँ, तो उसका एटलीस्ट मेरे हुनर को 30%, लेकिन 70% तो मैं मेरे फैमिली को ही क्रेडिट देना चाहूँगी। स्टार्टिंग फ्रॉम माई मदर एंड माई फादर, वो लोग मेरे दे वर वेरी सपोर्टिव। वो लोग ने मुझ पे भरोसा किया जब मैं कुछ चुन रही थी, एक करियर चुन रही थी, इंजीनियरिंग किया, फिर भी मैंने चुना उसको, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन शादी के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हर औरत के लिए कि करियर कहाँ जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इवन मेरे हस्बैंड और इन लॉज, उनके सपोर्ट से ही मैं एक्चुअली एक और लेवल ऊपर जा सकी, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि ये मत करो, ये करो, ये ऐसे करो। उन्होंने बोला तुम्हारा लाइन है ये, तुम्हारा करियर, तुम हमसे बेहतर जानती हो कि तुम्हारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। और उन्होंने सिर्फ ये मुझे बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम खुश रहो और आगे बढ़ो। उस की वजह से मैं ये भी मेरे दिमाग में रहता है कि मैं उन्हें टाइम दे सकूं। तो अब आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था कि जो मशहूर क्यों इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, इसका जवाब यही है कि जब कोई आप पे इतना भरोसा करता है कि आप आगे बढ़िए, हम हैं आपके साथ, तो आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उनकी तरफ देखें, उनका ख्याल रखें और वो जो नहीं बोल रहे हैं वो समझे। बेशक। तो उसकी वजह से मैं ये बैलेंस, मेरे लिए भी नहीं, कोई और भी जो अपना करियर, चाहे मैं तो एक एंकर हूँ, लेकिन कोई और दूसरे करियर्स में भी जो है, मैं यही बोलती हूँ कि लाइफ और करियर का बैलेंस से ही ज़िंदगी खुशहाल होती है। एक की तरफ आप बढ़ोगे तो दूसरा पीछे रह जाएगा। तो मेरा जो सक्सेस आप जो बोल रहे हो, जो भी चीज़ मैंने हासिल की है अभी, वो मेरे माँ बाप, मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज के सपोर्ट से ही मैं कुछ कर पाई हूँ, और अभी जो आगे भी करूँगी तो उनके ही सपोर्ट के थ्रू करूँगी। एज दे से, देयर इज़ अ वेरी फेमस लाइन जो बहुत लोगों ने यूज़ भी की है, इज़ दे आर द एयर अंडर माई विंग्स। वो लोग ही वो हवा है, मेरे पैरों के जो नीचे जो हवा होती है, ये लोग ही है जिसके वजह से मैं जितना भी जा सक रही हूँ, उनके वजह से, जितना प्रवास कर रही हैं, जी, बस इनके वजह से बदौलत है। जी, सही बात बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ है सबरीना कि हमारे समाज में एक सोच है कि भाई औरत घर से नहीं निकल सकती। आप जो एंकरिंग करती हैं, मुख्तलिफ़ मुकामात पर जाती हैं, ऐसे में आप अपनी फैमिली में और ज़ाती ज़िंदगी में क्या हालात और मुश्किलात पैदा हुई हैं, उस बारे में बताइए। पर्सनल लाइफ से जुड़ता हुआ सवाल है ये। आप सही कह रहे हो कि एंकरिंग में कभी देर रात हो जाती है, आपको अकेले घर जाना पड़ता है, लेकिन मुश्किलात तो होती है। नॉट ओनली एंकरिंग में, हर करियर में होती है कि आपको कभी ओवर टाइम करना पड़ता है, कभी आपको ब्रीफिंग्स के लिए जाना पड़ता है कहीं दूर दूर। तो मुझे भी मुश्किलात हुई, लेकिन दैट डिडंट स्टॉप मी। उसकी वजह से मैं रुकी नहीं, क्योंकि औरतों को आपने जैसे बोला कि थोड़ी और मुसीबत होती है। मैं ऐसी नहीं हूँ
मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं बोलूँगी मर्दों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरा करियर तो उनके लिए बहुत आसान है। नहीं, उनके लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना हमारे लिए। लेकिन हम क्योंकि ये समाज में रहते हैं तो हमारे पास थोड़े से टाबूज होते हैं जो हमें वो भी संभाल के चलना पड़ता है, क्योंकि हमारी भी फैमिली है, तो हम सबका ख्याल करते हुए ही आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे भी मुश्किलात हुए, टाइमिंग हो गया है, कभी थोड़े इवेंट मैनेजर्स, ड्रेसिंग हो गया है, यू नो आप एक तरीके से ड्रेस होना चाहते हैं लेकिन कोई इवेंट में आप चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि आप किसी और तरीके से ड्रेस हो, उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन होता है। जो अब मैं ऐसे पोजीशन पे हूँ, मैं उनको क्लैरिटी है उनको कि हाँ, सबरीना अगर एंकरिंग करेगी तो हाउ विल शी लुक, व्हाट विल शी बी कंफर्टेबल विद, अब वो लाइन में है। तो पहले वो मुश्किलात थे, पहले वो बहुत मुश्किलात थे। पहले मुझे टाइमिंग्स ऑल्सो, पहले रहता था कि हाँ इवेंट 7 बजे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आपको पता है हमें कब रहना पड़ता है। बिल्कुल, आप जो है 4 बजे रहना चाहिए, 5 बजे। जी बिल्कुल। तो उसकी वजह से भी इनिशियली हमें समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अब हम समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी होता है कि अर्ली जाके अपने आप को प्रिपेयर करना कितना ज़रूरी होता है। सही बात। रहता है 1 घंटे का इवेंट, लेकिन हाँ। आपको आधा दिन या 8 घंटे का प्रिपरेशन चाहिए होता है वो इवेंट को सक्सेसफुली आपको डिलीवर करने के लिए। तो वो चीज़ समझने में भी मुश्किल होती है। हर एक इवेंट में आप नई नई चीज़ वो करते हो, और जब आप देर रात आते हो घर पे तो लोग बोलते हैं कहाँ गई थी, ये सवालात। तो उसकी वजह से हमें फैमिली का सपोर्ट ज़रूरी है कि अगर वो लोग आपके प्रोफेशन को समझ गए और आपने उनका भरोसा जीत लिया, बस आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी आगे। वही चीज़ मेरे साथ भी हुई, क्योंकि मैं बहुत लकी थी कि मेरी फैमिली, इमीडिएट फैमिली और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली और मेरा ससुराल, मेरे हस्बैंड, वो लोग मेरे ऊपर इतना भरोसा उनको है कि मुझे उस चीज़ में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। सही बात है जी, वाकई। तो इस शो के ज़रिए आप अपने वालिदैन को थैंक्स कहना चाहेंगी या ससुराल वालों को? थैंक यू सो मच जानी, आपने मुझे ये बोलने को कहा, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिलता इनको कहने। सो आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक माई मॉम, डैड, एंड दे हैव बीन माई सपोर्ट सिंस, लाइक वो लोग मेरे पिलर्स हैं। और पिलर सिर्फ 1-2 रहने से कुछ नहीं होता, एक से ज़्यादा पिलर्स है तो आपकी आप और स्ट्रॉन्ग होते हो। तो मेरे हस्बैंड, थैंक यू सो मच, ही नोज दैट, आप पता है कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ, एंड यू नो वॉट एवर आई एम बिकॉज ऑफ हिम टू, एंड ऑफ कोर्स माई इन लॉज। सो थैंक यू सो मच माई एंटायर फैमिली फॉर बीइंग सच स्वीट हार्ट। चलिए, अब सबरीना, अभी हम समाज के मुताल्लिक़ बात करेंगे कि समाज में आज भी लड़कियों को या ख़वातीन को वो मुकाम अता नहीं होता जो वो करना चाहती हैं। आपके तजुर्बे के एतबार से आप क्या कहना चाहेंगी? मैं एग्री करती हूँ पार्शियली आपसे, क्योंकि अब आज की दुनिया ऐसी है कि सब अपनी ज़िंदगी में के जुस्तजू में हैं, अपने लाइफ को बेहतर बनाने के जुस्तजू में सारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जो ख़वातीन हैं, पहली बात तो उन्हें एजुकेट किया जाए, नंबर 1, क्योंकि एजुकेशन से सारा समाज चेंज हो सकता है। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ ये। तो पहले एजुकेशन, तो उनका जो अपब्रिंगिंग है वो सिर्फ घर के फीमेल से नहीं होगा, वो घर के मेल से होगा। जो घर के मेल्स है उनके दिमाग में ये आना चाहिए कि घर के जो ख़वातीन, घर के जो औरतें हैं, उन्हें एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है और औरतें किस चीज़ से खुश होती है। कुछ औरतें मजबूरी में बाहर निकलती हैं, तो जो लोग उंगली उठाते हैं उसके ऊपर कि ये काम कर रही है, ये तो रात में आ रही है, उसकी पहले आप मजबूरी समझिए। उसके घर में शायद वो अपनी इज़्ज़त, अपने घर की इज़्ज़त बचाने के लिए चाहे बहुत कुछ नहीं बोल रही होगी, मजबूरी में घर के बाहर उसे निकलना, उसका भी सिचुएशन आप समझना चाहिए। उस लोग जो आजू बाजू है जो देख रहे हैं उसकी मजबूरी भी सुन। और जो थोड़े लोग रहते, जैसे प्रॉब्ली मी, जो थोड़ा प्रोफेशनली वांट्स टू गो फॉरवर्ड, मेरे जैसे बहुत सारे हैं जो अपना प्रोफेशन अपना बनाना चाहते हैं, मार्केटिंग में हो, आईटी जॉब में हो, एंकरिंग में हो, एक्टिंग में हो, वो लोग भी अब उनके भी बहुत से तकलीफ़ होंगे,
उनको भी बहुत सारे तकलीफ़ें आएंगी। वो चीज़ सिर्फ घर के मर्द और घर की फैमिली अगर समझ जाएं तो इनका रास्ता आसान हो जाएगा। और जब ये खुश रहेंगे तो घर में सब खुश रहेंगे। सही जब बात। घर की औरत खुश रहती है, घर में जो फीमेल्स खुश रहेंगे तो सारा घर खुश रहता है। बड़े लोग भी यही बोलते हैं, राइट? तो फीमेल्स को पहले समझना चाहिए कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हें घर के बाहर जाना पसंद है या घर के अंदर रहना पसंद है। बहुत सारे, मैं मेरे फ्रेंड्स को जानती हूँ, मेरे कज़न्स भी है जिससे काम करना पसंद नहीं है। वो घर में बहुत खुश है, अपने इन लॉज के साथ, बच्चों के साथ रहते हैं। उन्हें किचन में रहना बहुत पसंद है, सबको अच्छे खाने खिलाना पसंद है। उनको अगर आप बाहर जाने के लिए फोर्स करोगे वो भी गलत होगा। या आप एक औरत जो बहुत ही करियर ओरिएंटेड है, बहुत हुनर है उनमें, उसको आप पकड़ के किचन में डाल रहे हो या घर में डाल रहे हो, नहीं नहीं यहाँ पे तुम्हारी जिम्मेदारी ज़्यादा है, वो भी गलत है। तो एक औरत को पहले समझना है, एक सोसाइटी को, कि उसे क्या चाहिए, पहले वो क्या करना चाहती है, उसकी खुशी कहाँ है, उसके बाद उसको हेल्प करिए। अच्छा, इस तरीके से ही सोसाइटी आगे बढ़ेगी। उस तरीके से एक फीमेल को उसका मुकाम मिलेगा जो वो चाहती है। जो समाज चाहता है वो नहीं, जो वो चाहती है उसे वो मिलेगा। और मैं फीमेल्स को भी बोलना चाहती हूँ कि वो भी अपने घर वालों को समझे, वो भी अपने हस्बैंड्स को समझे, भाइयों को समझे कि वो क्या सोच रहे हैं। तो ये दो तरफ का खेल है। एक ही तरफ हम सोचेंगे तो भी सोसाइटी नहीं बदलेगी, दूसरी तरफ सोचेंगे तभी भी नहीं बदलेगी। तो एक बैलेंस तभी होगा जब एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी एट दिस मोमेंट फीमेल्स को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि एक सोसाइटी बैलेंस हो जाए और एक इक्वालिटी आ जाए। सही बात है। लेकिन सबरीना, आपने जो जवाब दिया वो बैलेंस वाला जवाब है। अभी एक सवाल ये है कि देखिए, एक एंकर के लिए खूबसूरती इम्पॉर्टेंट है या टैलेंट? मैं सोचूंगी भी नहीं आंसर करने के लिए। ये टैलेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लुक्स और अपीयरेंस बोनस हो। कोई भी एक इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए, अगर आप अभी इंडिया में भी बेस्ट एंकर्स का लिस्ट निकाल दें, एक फर्स्ट टॉप 10, दे मे नॉट बी लुकिंग लाइक दीपिका पादुकोण एंड कटरीना कैफ। आई कैन बेट यू कि वो लोग वैसे, लेकिन जब वो लोग स्टेज पे आते हैं तो कटरीना कैफ और दीपिका भी उनको देखने पे या सुनने में मजबूर हो जाती है। तो वो हुनर पे आता है, वो लुक्स से नहीं आता। तो मेरा यही जवाब रहेगा कि लुक्स बहुत ही लिस्ट में बहुत नीचे आता है एक एंकर बनने के लिए, बहुत नीचे। आप अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है, अपनी आवाज़ में, अपने डिक्शन में, अपने थ्रो ऑफ वॉइस में। बहुत सारे ऐसे ट्रायल्स है जिसके लिए आपको काम करना पड़ता है एज एन एंकर। फिर आपकी अपीयरेंस आती है। येस, आई एग्री कि लुक्स नहीं, बट आपकी अपीयरेंस इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं कॉर्पोरेट इवेंट करूँगी तो मैं घाघरा पहन के नहीं जाऊँगी, राइट? मैं एक डेकअप ऐसे होके नहीं जाऊँगी। आई विल गो इन अ बिजनेस सूट, मिनिमलिस्टिक मेकअप। एक आपको इतनी तो एक समझ, एक सेंसिबिलिटी होनी चाहिए कि कैसे इवेंट पे आपको कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को। तो उसमें लुक्स की नहीं है, इट्स द मोर ऑफ प्रेजेंटेशन। यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ सर्टेन वे, वो इम्पॉर्टेंट है। नहीं, लेकिन मैं ये चीज़ को एग्री नहीं करता, क्योंकि मैंने जितने भी कॉर्पोरेट इवेंट किए हैं जी, इवेंट्स जो हम करते रहते हैं, उसमें तो कहीं भी टैलेंट अपनी जगह जी, लेकिन जितने भी एंकर्स को हमने देखा है वो खूबसूरत ही होते हैं। मैं एक और लाइन बोलती हूँ, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ अ बिहोल्डर। तो अगर आपकी नज़र में कोई खूबसूरत हो तो है, ज़रूरी नहीं है सारी दुनिया। तो अब आपको खूबसूरत दिखे तो वो खूबसूरत होंगे। नहीं, लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसी काली भद्दी आड़ी चौड़ी लड़की को कभी एंकरिंग करते हुए नहीं देखा। ना टीवी पे देखा, ना स्टेज पे देखा, ना कॉर्पोरेट। देखिए, खूबसूरती भी माने रखती है एंकरिंग में। जी जी जी। क्योंकि देखिए, लोगों की जो नज़र होती है वो स्टेज पे होती है। फिर एंकर जो कॉर्पोरेट इवेंट का एंकर होता है, वो एंकर जो लफ्ज़ है उसी से आपको पता चल जाता है, वो शो की जान होता है। जी।
अगर उसको मोटा ताज़ा भद्दा आप बोलेंगे नहीं टैलेंटेड है इसी को रखना है, ये तरह पल्ले चलिए, पड़ने वाली बात नहीं है। चलिए मैं आपके लफ्ज़ों में बोलती हूँ कि एक पैकेज होना चाहिए, सिर्फ खूबसूरती से भी नहीं काम हाँ चलेगा बिल्कुल, ये बोल और सकते हैं या सिर्फ टैलेंट से भी। तो वही मैं बोल रही हूँ कि आपने जैसे बोला मोटा भद्दा वैसे नहीं, लेकिन अगर कोई खूबसूरत भी ना हो फिर भी वो अच्छी एंकर बन सकती है इफ़ शी वर्क्स ऑन herself। क्योंकि इतने सारी चीज़ें होते हैं कि अगर आप सिर्फ खूबसूरती को लेके आगे बढ़ेंगे आप बीच में रुक जाएंगे, आप कहीं नहीं नहीं, जाएंगे। बेशक anchoring। वो तो है। तो आपको लुक्स को सेकेंडरी रखकर हाँ प्राइमरी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने एंकरिंग के हुनर को कैसे पॉलिश करेंगे। अब मैं बोलती हूँ बहुत सारे लोगों को जो मुझसे पूछते हैं कि यार आपने एंकरिंग कैसे सीखी। पहली बात तो एंकरिंग सीख नहीं सकते। नहीं, ये तो मैं आगे सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगा, जी। क्योंकि उससे पहले एक सवाल जो काफ़ी देर से मेरे जहन में है पूछिए। कि भाई काफ़ी अरसे से आप एंकरिंग कर रही हैं, जी। वो ऐसे क्या गुण है आपके पास, गुण है जो लोगों को आप अट्रैक्ट कर पाती हैं? हर एंकर में कुछ ना आपने कुछ। इतने शोज देखे, मेरे एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछना चाहिए। नहीं, नहीं। फिर तो चेयर बदलना होगा। ठीक है, चलिए मैं सोचती हूँ कि मुझ में क्या हुनर है विच मेक्स मी अ गुड एंकर ऑन स्टेज। अगर आप मुझसे पूछे तो शायद आवाज़, स्माइल, एनर्जी एंड प्रोफेशनलिज्म। आई थिंक ये 4 ट्रायड्स हैं मेरे में, जिसकी वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से एंकर बन पाई और रह पाई अभी तक इतने साल सही इंडस्ट्री में। और अभी भी मुझे इवेंट मैनेजर्स बुलाते हैं, मेरे को लगता है ये 4 चीज़ों की वजह से बुलाते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है। आप बताइए। आप बताइए। नहीं नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस भी एक जोड़ लीजिए ना। क्या कॉन्फिडेंस अब जब बोलने में अच्छा नहीं लगता है, एक्चुअली कोई और बोलने में बहुत नहीं, अच्छा नहीं, लगता है। बिल्कुल नहीं, लेकिन नहीं, बता रहा हूँ of course। आपको, कॉन्फिडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। कॉन्फिडेंस इज देयर, पर्सोना एक चीज़ होती है, अपना एक प्रेजेंस फील करना, बॉडी लैंग्वेज होती है, ये सब भी चीज़ें हैं मुझ में। लेकिन मैं अपनी खुद की तारीफ ज़्यादा नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने 4 पे रुक गई थी मैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा इवेंट जिसमें आप बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रही हों, उसका भी अगर तस्करा कर दें तो एक मेमोरेबल रहेगा, एक यादगार रहेगा वो चीज़। आपको एक सीक्रेट बोलती हूँ, मेरे लिए हर इवेंट में मेरा दिल धक धक करता है और हर इवेंट में मेरे स्टमक में बटरफ्लाइज होते हैं। अभी भी। अच्छा। अभी भी अगर मैं स्टेज पे जाऊंगी तो मुझे घबराहट होगी, लेकिन एक ही डिफरेंस है 10 साल पहले और अब में, कि अब हम सीख चुके हैं कि उसको कैसे कंट्रोल करके हम स्टेज पे अच्छे से डिलीवर कर सके। तो लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो मेरे को सोचना पड़ेगा कि कौन सा इवेंट मेरे लिए हैरान बौरान जो बोलते हैं ना जो मुझे कर चुका था, वॉज मैं एक फाइबर ऑप्टिक फैक्ट्री खुली थी यहाँ पे। अच्छा। शमशाबाद पे। तो वहाँ पे KTR सर आ रहे थे, जो पहले मुझे नहीं पता था अच्छा। आ रहे थे करके, तो उनका इंट्रोडक्शन नहीं था मेरे पास। ओके। और वो 5 मिनट है अंदर, बाहर आ चुके हैं, अभी हॉल में आना बाकी है और मेरे पास नहीं है उनका इंट्रोडक्शन। अरे। और उनके डेजिग्नेशंस में काफ़ी उनके वो टाइम पर आई एम टॉकिंग अबाउट 4 years बैक शायद, तो उनके डेजिग्नेशन में काफ़ी लंबा था उनका डेजिग्नेशन। लेकिन आपके पास कुछ नहीं था? मेरे पास वो डेजिग्नेशन नहीं था। तो उस टाइम पे मुझे प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के गूगल करके उनके जो 2 लाइन स्टेज पे वो आ रहे हैं और मैंने लिखा वो 4 लाइन उनके लिए, वो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा कि अगर वो ना लिखती तो पता नहीं क्या होता। नेक्स्ट इवेंट में नहीं होती और क्या। अभी तक तो वैसा नहीं हुआ है, नहीं हुआ। टच वुड। ऐसा होना भी नहीं, बट याद है वो एक हैरान बौरान वाला एक मोमेंट था मेरे लिए। बेशक, सही बात है। बहरहाल आप आई, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते आखिरी सवाल, आप जिस मुकाम पर हैं, आप जिस जहाँ पर है, कई नौजवान लोग आपको अपना रोल मॉडल तस्लीम करते होंगे, आप इन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी इस शो के ज़रिए? जानी जी, आई वांट टू ऑल द एस्पायरिंग एंकर्स को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि पहली बात तो आप अपने एजुकेशन कंप्लीट करिए
और एजुकेशन के साथ साथ अपने बात करने का जो तरीका होता है, वो कैबलरी होती है, और मोर ओवर आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका वॉइस, उस पर आप ध्यान करिए अगर इन केस आपको सच्ची में एंकर बनना है। और उसके साथ साथ प्रोफेशनलिज्म, ये की होता है हर एक प्रोफेशन में, नॉट ओनली एंकरिंग। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ों पे कोई भी काम करेगा तो दे वुड बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन एज सच, क्योंकि एंकरिंग जो होता है, बात करने का लहजा, वो सिर्फ स्टेज पे ही नहीं, ऑफ द स्टेज पे आपको बहुत काम आता है, बेशक, कोई हर प्रोफेशन में। सो मेरे को लगता है हर कोई ये चीज़ों पे काम करना चाहिए। बेशक, सही बात है। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जानी, थैंक यू सियासत टीवी फॉर कॉलिंग मी हियर। अल्लाह हाफिज़। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट KB जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।